बात करते हैं सेहत के हवाले से। बहुत बड़ा मसला है जो बज़ाहिर मामूली लगता है मगर उसके असरात जो हैं बहुत संगीन हो जाते हैं। मसला ये है कि अक्सर हमने देखा है कि हमारी टांगों के अंदर जो हैं, टांगों के ऊपर जो हैं, उनकी वेन्स जो हैं जिनको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं वो फूल जाती हैं और खून की शरियानियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और सिगरेट नोशी के असरात अक्सर लोगों की टांगें जो हैं वो जो वेन्स होती हैं वो नीली नीली नज़र आती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कोई कॉस्मेटिक मसला है, कोई ना कोई चीज़ जो है ब्यूटिफिकेशन का इशू है, मगर ऐसा नहीं होता। हकीकत यह है कि जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो खून की गर्दिश में ख़राबी की अलामत हो सकती हैं। ये बीमारी जो है रगों के अंदर जो है मौजूद होती है, वॉल्स कमज़ोर हो जाती हैं जिसके बाइस खून सही तरीके से जो है फ़्लो नहीं करता और वेन्स जो हैं वो एकदम से जो हैं वो नज़र आती हैं थोड़ी सी वाइड। तो वेरिकोज वेन्स जो हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है हमारी ज़िंदगी में, और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और सिगरेट नोशी जैसी तीन जो चीज़ें हैं उनको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। वो वेन्स जो हैं वो जो ब्लू हो जाती हैं वो क्या वापस नॉर्मल हो सकती हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और दुनिया में जो है लाखों अफराद जो हैं इस चीज़ का शिकार हैं, मगर अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि इन वेन्स का असल मकसद क्या है। और ये जो फूली हुई वेन्स होती हैं ये जो है ब्यूटिफिकेशन नहीं होती, ये कोई आपके लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो चेंजेस की वजह से जो है ये वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर अदील मुश्ताक साहब, जिनसे आज हम रहनुमाई फरमाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अदील, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि हमारी जो वेन्स हैं वो वक्त के साथ साथ, बुढ़ापे के साथ साथ जो है फूल जाती हैं, मगर किसी को ये नहीं पता इसकी असल वजह क्या है। कैन यू एक्सप्लेन ये वेन्स जो हैं ये क्यों फूल जाती हैं? ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये बहुत ही नेगलेक्टेड सिस्टम है जो हमारी सोसाइटी में चल रहा होता है। लोग बहुत कम इसके इलाज की तरफ तवज्जो देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, वो समझते हैं कि ये ऐसे ही है, बस जैसे जिस तरह आपने जिक्र किया कि कॉस्मेटिक रीजंस हैं या दिस एंड दैट, लेकिन बेसिकली ये सर्कुलेशन का मसला होता है। जो हमारी वेन्स हैं उनका बुनियादी काम ये होता है कि वो सारा ब्लड जो है वो आपकी टांगों से, पाँव से इकट्ठा करें और ऊपर हार्ट की तरफ वापस लेके जाएं जी। और इसके लिए अल्लाह ताला ने उन वेन्स में वेल्व्स रखे होते हैं ताकि वो खून वापस टांगों की तरफ ना आ सके। अब किसी वजह से जो है वो वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं किसी एक वेन में या दो वेन्स में या तीन वेन्स में, तो वो ब्लड वापस सर्कुलेट नहीं कर पाता टुवर्ड्स हार्ट और वो वापस पाँव की तरफ, टांगों की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो रगें फूल जाती हैं। उनको हम कहते हैं वेरिकोज वेन। तो इसमें एक ये भी मिथ है कि लोग कहते हैं शायद मैं खड़ा होकर बहुत देर काम करता हूँ इसलिए ऐसा है, वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन बेसिकली आपकी वेन्स के अंदर खराबी होती है, वेल्व्स के अंदर खराबी होती है जो आपकी सर्कुलेशन को नॉर्मल नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, ये पर्पलिश ब्लू क्यों हो जाती हैं? एक तो वेन का कलर आपको पता ही है नॉर्मली ब्लूज में होता ही है, लेकिन ऑफ कोर्स की जब बहुत नुमाया होती हैं तो ये पर्पलिश ब्लू हो जाती हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में दो तरह की रगें होती है ना, एक वो होती हैं जो हार्ट से ब्लड लेके आती हैं, दे हैव फ्रेश ब्लड, वो ब्राइट रेड होता है, वो बहुत डीप होती हैं। ये वो वेन्स होती हैं जो वापस हार्ट की तरफ जा रही हैं, और ये यूजुअली स्किन की तरफ वेन्स होती हैं क्योंकि बिल्कुल स्किन के नीचे होती हैं और वो फिर आपको ब्लड का जो कलर है वही कलर आपको नजर आता है, इसीलिए वो आपको ब्लूइश और पर्पलिश और इस तरह की नजर आती है, बिकॉज दीज आर स्किन वेन्स। अच्छा, ये जो वेरिकोज वेन्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये ज्यादा खवातीन में नुमाया होती हैं या मर्द हजरात में नुमाया होती हैं? ये इसमें जो है ना, मैंने अर्ज किया है कि प्रॉब्लम बेसिकली वेल्व्स में होती है। खवातीन और मर्दों में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वैसे भी नुमाया हो जाती हैं, प्रेगनेंसी का असर होता है, वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये नज़र आ जाती हैं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि फीमेल्स में थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये भी एक ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में होगी, यंग एज में भी हो जाती है। इसका अच्छा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ओवर स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं इसके ऊपर? अच्छा, वेरिकोज वेन के साथ इनका इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। जो आपकी ब्लड वेसल्स जो खून दिल से लेकर आ रही हैं, जिनको शरियानी कहते हैं, ये वेन्स होती हैं ना, वो शरियानी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको बेसिकली ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल उन पे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो आपकी ब्लड सप्लाई को बेसिकली इफेक्ट कर रहे हैं। ये आपकी सर्कुलेशन है कि वापस खून ऊपर जा रहा है लेकिन प्रॉपरली नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से ये मसला होता है। तो ये जो फॉलेज जिनको होता है उनकी भी ये वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं? जी, ये मैंने बताया ना, दो तरह के सिस्टम है बॉडी में। हाँ। एक वो सिस्टम है जो हार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है,
और दूसरा सिस्टम वो है जो वापस हार्ट की तरफ लेकर जा रहा है। तो जो वेरिकोज वेन है इनका ताल्लुक उन वेन के साथ है जो वापस लेके जा रहे हैं। जो हार्ट से लेके आ रहा है ब्लड, उन पे फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी इफेक्ट करेगा, उस पर शुगर भी इफेक्ट करेगी, उस पर आपकी स्मोकिंग भी इफेक्ट करेगी। उसकी वजह से आपको स्ट्रोक भी होता है, उसकी वजह से आपको खून की नालियों में बंदिश होती है। शुगर के मरीजों में पाँव खराब होते हैं, जिसको डायबिटिक फुट कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें उन पे इफेक्ट करती हैं। वेरिकोज वेन का ताल्लुक बेसिकली आपके सर्कुलेशन से है, जो आपकी वापस ब्लड ऊपर लेके जा रहा है। तो ये बेसिकली इस वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा, ये तो आपने सिम्टम्स के बारे में हमने बता दिया, कैसे होता है, क्यों होता है, मगर इसका इलाज वो कैसे मुमकिन है, क्या करना चाहिए? इलाज बड़ा सिंपल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वैस्कुलर सर्जन्स बहुत कम है, पाकिस्तान में भी न्यू स्पेशलिटी है, तो इसको पहले जनरल सर्जन्स और आम डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे, अभी भी बहुत से लोग कर रहे हैं। उसकी वजह से रिजल्ट्स ये हुए कि कई दफ़ा ऐसे हुआ कि पेशेंट्स को दोबारा हो गई, कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट खराब हो गया, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये डॉक्टर्स इसकी सर्जरी करते थे। अच्छा। हाँ, अब सर्जरी से जाहिर है लोग, फोबिया एक होता है कि यार मैं सर्जरी करवाऊंगा, ब्लीडिंग होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी, सारे मामला। तो इसकी वजह से बहुत से लोग, अच्छा, वेन्स की सर्जरी कैसे हो सकती है? वो एक पुराना ट्रीटमेंट तो यही है ना, जो आज से मतलब 30-40 ईयर्स पहले, मतलब वो तो ट्रीटमेंट यही था कि इसकी सर्जरी करते थे, जो वेन खराब है उसको निकाल दें, सिंपल इज दैट। लेकिन अभी चूंकि न्यू एडवांसमेंट आ गई हैं, अभी हम इसको लेज़र से भी ट्रीट कर सकते हैं, इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, और ये बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। इसका वन टाइम ट्रीटमेंट है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, किसी प्रॉपर एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, और विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू मिनट्स आप इसको करवा के घर जा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल ट्रीटमेंट, लेकिन फोबिया ऑफ दैट बैक टाइम, तो कट्स लगेंगे, हाँ, कट्स लगेंगे और पता नहीं क्या होगा, और दोबारा हो जाएंगे, और सारा दिस एंड दैट। सो इसके लिए ना लोग बहुत कम, मैंने देखा है, 4-4 साल 5-5 साल वेट करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इससे पेन होती है? आपकी बॉडी के अंदर एक वेन है, ऑफ कोर्स वो इंटरनल ही है, एक्सटर्नल नहीं है, yes. लेकिन कितनी पेन आप महसूस करते हैं? अच्छा, इसके साथ पेन बहुत कम होती है आमतौर पे, इसीलिए लोग वेट कर लेते हैं। कई लोग 3 साल 4 साल 5 साल वेट। जो मेन प्रॉब्लम इसके साथ होती है ना, मैंने अर्ज किया, ये स्किन के नीचे बिल्कुल पड़ी होती है, इसलिए ब्लू नजर आती हैं। तो ये आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, स्किन को डैमेज करती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। कई लोगों की पूरी टांग खराब हुई होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज वेन्स। फिर वो समझते हैं कि शायद कोई चोट लग गई थी, चोट नहीं होती, ये वेन्स की वजह से वो स्किन खराब होती है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों को, और बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है, वन टाइम ट्रीटमेंट है, कोई सेशंस नहीं होते इसके, और इसको बड़े आराम से आप इसे जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, ये बताइएगा कि किस एज से स्टार्ट होता है? व्हेन डू यू फील कि हमारी जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गई हैं, या ऑफ कोर्स उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रही? किस एज से ये चीज़ शुरू होती है? यूजुअली यंग एज के बाद ही होता है, बच्चों में कम होता है इस तरह का चांस, कि बच्चों में कोई हो ना तो फिर कंजेंटल नॉर्मली होती है, कोई पैदाइशी उनको नुक्स होगा जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज ये यंग एज के बाद ही 20-25 ईयर्स के बाद ये स्टार्ट होती है, और मैंने देखा ज़्यादा मिडिल एज में होती है, मतलब 30-40 ईयर्स से लेके 50-60 ईयर्स के दरमियान। ओल्ड एज में भी कम मैंने देखे हैं पेशेंट्स। बेसिकली वो वर्किंग पर्सन होता है ना, जो जिस तरह जो सारा दिन काम करते हैं, और उनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है ये। अच्छा, नॉर्मली ये परसेप्शन दिया जाता है ऐसी वेन्स बड़ी अच्छी होती हैं, आप जल्दी से इसमें से ना ब्लड आपका निकल जाता है, जो आईवीज वगैरह लगाते हैं, जो कि मेडिकल ऑब्वियसली मेडिसिन के ऊपर है, और वो वेन जो नजर ही नहीं आती वो बहुत बुरी होती हैं, जो उभरी हुई जो वेन्स है बहुत अच्छी होती हैं। कैसा है? नहीं, वो बेसिकली अपर आर्म्स के लिए, बाजुओं के लिए आप करते हैं। अच्छा। हाँ, और वो जो नजर नहीं आती ना, वो बेसिकली इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी स्किन में फैट बहुत ज्यादा होती है। तो जिनकी नजर आती है, इसका मतलब है कि उनकी स्किन की फैट कम है। अच्छा, पानी पीने से वेन्स बेहतर होती हैं ये वाली? नहीं, जो वेरिकोज वेन है वाटर के साथ कोई कनेक्शन हो? क्लॉटिंग के साथ होता है। पानी पीने से ना आपका ब्लड जो है ना वो नॉर्मल रहता है। अगर आप पानी कम पिएंगे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, उससे क्लॉट्स बनते हैं। तो अब इन वेन्स में चूंकि पहले ही आपका ब्लड ऊपर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, खड़ा हो रहा है टांगों में, तो इनमें जाहिर है रिस्क ऑफ क्लॉटिंग ज्यादा होती है, पानी ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैस्कुलर स्क्रीनिंग क्या होती है? वैस्कुलर स्क्रीनिंग जो है ये हर पेशेंट को जरूरत ऐसा नहीं होती। इसमें यही है कि जैसे आपका हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, एज ए वैस्कुलर सर्जन हम खुद करते हैं, और इसके अलावा
पेट में कोई खून की नाली का हमें सस्पिशन है जिसको एओर्टिक एनेरिज्म कहते हैं, तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके साथ हम करते हैं। हर पेशेंट को, हर पर्सन को इसकी ज़रूरत नहीं होती। जिसमें कोई रिस्क ज़्यादा होगा, जिसमें कोई ख़तरा ज़्यादा होगा, उसके हवाले से हम करते हैं। और उनकी करते हैं जिनमें कोई जानलेवा ख़तरा हो सकता है। लाइक जिस तरह मैंने कहा ना, पेट में खून की नाली है, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, उसकी हम करते हैं आफ्टर 65 ईयर्स। वो भी उन पेशेंट्स में जो स्मोकिंग करते हैं या जिनमें रिस्क फैक्टर होता है या फैमिली हिस्ट्री होती है। हर पेशेंट की हम नहीं करते। ठीक है। अच्छा, जिनको हार्ट अटैक्स आते हैं या दिल के दौरे पड़ते हैं या फालिज होता है, तो ऐसी ये शरियानों का क्या किरदार होता है? अच्छा, ये जो है ना, एक चीज़ समझें कि जो शरियाने हैं पूरी बॉडी में, वही शरियाने आपकी हार्ट में हैं, वही शरियाने आपके दिमाग में हैं, वही शरियाने आपके गर्दन में हैं, वही शरियाने आपके बाजू में, टांगों में, हर जगह पे हैं। तो जिनको हार्ट अटैक अगर हुआ है तो वो उनकी बेसिकली दिल की जो शरियाने जो दिल को खून सप्लाई कर रही है वो खराब हुई है ना। तो जब वो खराब हुई है तो बाकी बॉडी में भी तो खराब होंगी। ये तो नहीं कि ब्लड वेसल तो हर जगह ही है ना, तो वो लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पे खराब होंगे। तो इसलिए जिनको हार्ट अटैक होता है उनको रिस्क होता है कि स्ट्रोक भी हो सकता है, उनको रिस्क होता है कि उनको जो है वो टांगों में या बाजुओं में भी खून की नालियां ब्लॉक हो सकती हैं, और ऐसी सूरत में खुदा ना खास्ता टांग या बाजू ज़ाया भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमने शुगर में तो बहुत देखा है कि अक्सर लोगों की टांगे जो हैं वो कट जाती हैं। हाँ, और अक्सर लोगों की हम लोग नहीं काटते वैसे। अच्छा, नहीं वैसे आप कहते हैं पहले हम लोग जो है ना, हाँ, हम लोग बेसिकली जो है ना वो कॉज को ट्रीट करते हैं, एंड द कॉज इज पुअर ब्लड सप्लाई। तो हम लोग वी डोंट जंप ऑन जस्ट कटिंग द लिम्ब, वी ऑलवेज ट्राई टू रीवैस्कुलराइज, कि हम चाहते हैं कि पेशेंट की ब्लड सप्लाई बेहतर हो और जितना मैक्सिमम पाउंड उसका बच सकता है बचे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन दैट इज इन माय माइंड, आई वांट टू आस्क यू, जो लोग ऑक्यूपंक्चर करते हैं, वेन्स के अंदर नीडलिंग होती है, अक्सर देखा है उनकी वेन्स भी फूली होती हैं, ऑल्दो इट्स फॉर ब्लड सर्कुलेशन। ये इट्स आपको पता है एलोपैथी और नेचुरोपैथी में फ़र्क है। आप रिकमेंड करते हैं ऑक्यूपंक्चर इस तरह नीडलिंग के साथ वेन्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जिससे? जो ऑक्यूपंक्चर है, जहाँ तक मेरा ऐसा नॉलेज है, क्योंकि मेरा इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट एज फार एज आई नो ऑक्यूपंक्चर मे बी यूज फॉर पेन मैनेजमेंट। ओके, नॉट ब्लड सर्कुलेशन। नॉट ब्लड सर्कुलेशन के लिए मेरा ख्याल है कपिंग वाला काम करते हैं, आई थिंक सो, हजामा। और वो भी एक बड़ी जो है ना अब देखिए, मतलब वो अगर आपने ब्लड ही निकालना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि दे शुड डोनेट ब्लड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ब्लड। अगर आप वो तो आपके जिस्म का गंदा खून है, वो कैसे डोनेट कर सकते हैं? नहीं, ये भी एक बड़ी मिथ है, जिस्म में कोई गंदा खून नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये सब ये एक मिथ है बहुत बड़ी। बॉडी में नहीं होते, कोई आपकी टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको लिवर दी है, आपके टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको किडनीज दी हैं, ठीक है। दे रेगुलर बेसिस पे वो आपके बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, लिवर भी और किडनीज भी। सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फर्दर क्लीनर। और जब आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स यूज़ करती हैं, जब ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं।